Hey everyone, welcome to 404 lecture, the channel where boring explanations simply don't exist. आज हम डिकोड करेंगे BCS 11 के यूनिट 2 फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। अब आप सोच रहे होगे यार कंप्यूटर तो मैं रोज़ यूज़ करता हूँ, क्या नया सीखना है। भाई देखो, आप फ़ोन यूज़ करते हो, क्या आपको पता है अंदर क्या होता है। आप एसी चलाते हो, क्या आपको कंप्रेसर का नाम पता है। एग्जैक्टली सीपीयू के अंदर कैसे काम हो रहा है, बाइनरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस। तो शुरू करते हैं। बेसिकली जो इस यूनिट में हम कवर कर रहे हैं वो है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज क्यों बोलता है, नंबर सिस्टम्स, डेसिमल, बाइनरी, हेक्स, ऑक्टल, ASCII और यूनिकोड क्या होता है, मशीन इंस्ट्रक्शंस कैसे काम करते हैं, सीपीयू के एलिमेंट्स CU ALU रजिस्टर्स। तो अब हम शुरू करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। एक डिजिटल कंप्यूटर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट, सीपीयू, आउटपुट और स्टोरेज। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लो तुम एक रेस्टोरेंट के ओनर हो। ठीक है, कस्टमर आता है, ऑर्डर देता है, ये है इनपुट। ऑर्डर जाता है किचन में, ये है सीपीयू। किचन में 3 लोग हैं, हेड शेफ जो है मेरा CU, कुक जो है मेरा ALU और रजिस्टर्स है मेरा शेफ़ के हाथ, समझ लो। ठीक है, अब चलते हैं हेड शेफ़ पे। हेड शेफ़ है मेरा CU मतलब कंट्रोल यूनिट। अब हेड शेफ़ खुद तो रोटी नहीं बनाएगा, वो बोलेगा तू आलू चॉप कर, तू मसाला बना, तू दाल बॉईल कर। वो क्या कर रहा है, सब चीज़ों से कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस उसने डिकोड कर ली, उसको पता चल गया मुझे ये काम करना है। मेरा ऑर्डर है दाल मखनी का और एक है आलू का। ठीक है, तो मुझे वो देना है। अब वो डिकोड कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद CU क्या करेगा, माइक्रो ऑपरेशंस को जनरेट करेगा। जैसे मैंने बोला कि उसने बोला कि तू आलू चॉप कर, तू मसाला बना, तू दाल बॉईल कर। अब जो मेरा कुक है वो क्या है, मेरा ALU मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एक्चुअल काम यही करेगा, आलू काटेगा, दाल पकाएगा, तड़का लगाएगा, ये सब काम ALU करता है। अगर मैं नॉर्मल अपने उसमें देखूँ तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, कंपेयर करना, लॉजिक, सब कुछ ALU कर रहा है। ठीक है, अब आता है रजिस्टर्स। वो क्या है, मेरे शेफ़ के हाथ। जब कुछ काम कर रहे हैं हम, ठीक है, अब उसके हाथ में थोड़ा सा नमक है, कड़छी पकड़ी हुई है उसने, नाइफ है, कुछ भी है, ये है मेरे रजिस्टर्स। ये बहुत फास्ट होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये टेम्परेली किसी वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। अब मैंने तुम्हें बोला कि तुम 5 + 3 कर दो, वो हुआ मेरा 8, तो टेम्परेरी ये 8 को स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मेरे पास स्टोरेज मतलब रैम या हार्ड डिस्क। अब आता है मेरा आउटपुट मतलब वेटर खाना लेके जा रहा है कस्टमर के पास, मॉनिटर पे रिजल्ट दिखा। अब सिंपल सा फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, CPU क्या होता है, CU + ALU + रजिस्टर्स। और डिजिटल कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं, इनपुट, CPU, स्टोरेज और आउटपुट। अब आते हैं लैंग्वेज एंड डेटा प्रोसेसिंग पे। अब कंप्यूटर ना तो हिंदी में बात करता है ना इंग्लिश में बात करता है, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है, इसे हम बाइनरी कहते हैं। ठीक है, अब क्यों 0 और 1 समझता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो है ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ये बहुत टाइनी स्विचेस होते हैं, समझ लो। स्विच ऑन करा तो 1, स्विच ऑफ करा तो 0। अब फॉर एग्जांपल एक लाइट है, उसका स्विच है, या तो ऑन होगी या ऑफ होगी। ऐसे कंप्यूटर्स में बिलियंस ऐसे स्विचेस हैं और उसके कॉम्बिनेशन से सब कुछ होता है, फोटोज़, वीडियोज़, गेम्स, सब कुछ। ठीक है, अब डेटा प्रोसेसिंग क्या है, रॉ डेटा प्रोसेसिंग देन इन्फॉर्मेशन। मतलब रॉ डेटा, मान लो तुमने एग्ज़ाम्स के कुछ मार्क्स लिखे। ठीक है, अब प्रोसेसिंग में क्या होगा, उसका एवरेज निकालना, सॉर्टिंग करना, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन आई कि अगर तुम्हारे 90+ मार्क्स है तो तुम्हारा ग्रेड A बना, तो दैट इज़ माई इन्फॉर्मेशन। बेसिकली प्रोसेसिंग में होता क्या है, कैलकुलेशंस होंगी, सॉर्टिंग हो गई, सर्चिंग हो गई, फॉर्मेटिंग हो गई, कुछ भी। अब अगर मैं मार्क्स वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करूँ तो कैलकुलेशंस हो गई, मार्क्स का टोटल कर दिया, सॉर्टिंग हो गई, मैंने मेरिट लिस्ट बना दी, सर्चिंग में हो गया मैंने किसी स्टूडेंट का रिजल्ट ढूंढ दिया, फॉर्मेटिंग में हो गया रिजल्ट कार्ड को प्रिंट कर दिया। तो ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें डेटा प्रोसेसिंग का ही एक एग्जाम्पल और समझाऊँ
तो उसको इस तरीके से समझो कि मान लो तुमने गूगल पे कुछ सर्च करा, अब तुमने टाइप कर दिया बेस्ट पिज़्ज़ा नियर मी, ठीक है, ये है मेरा रॉ डेटा। गूगल के सर्वर्स प्रोसेस कर रहे हैं इस चीज़ को, लाखों रेस्टोरेंट्स हैं उसके पास, रिव्यूज़ पढ़े हैं, लोकेशंस पढ़ी हैं, सब चीज़ों को कंपेयर कर रहा है वो। तो ये हो रही है मेरी प्रोसेसिंग। क्या कर रहा है वो, सब चीज़ों को कंपेयर कर रहा है ना, लोकेशन देख रहा है, सब देख रहा है, डेटा देख रहा है, उसके पास तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, रिव्यूज़ देख रहा है उनके, सबको कंपेयर कर रहा है। तो ये हो गया मेरा प्रोसेस। अब स्क्रीन पे तो उसने मुझे जो भी बेस्ट पिज़्ज़ा के प्लेसेस हैं वो दिखाए हैं, ये हो गई मेरी इन्फॉर्मेशन। रॉ डेटा बेसिकली मेरा मीनिंगलेस होता है, उसका कोई मतलब नहीं है, प्रोसेसिंग के बाद वो मीनिंगफुल हो जाता है, वो हो गई मेरी इन्फॉर्मेशन। आई होप अब समझ आ गया हो। अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर लेयर्स पे। अब इसको एक सैंडविच की तरह सोचो। हार्डवेयर हो गया मेरा फिजिकल पार्ट्स, जैसे कि मदरबोर्ड, रैम, सीपीयू। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया मेरा जो मशीन को चलाता है, जैसे विंडोज़, लिनक्स। अब हो गया मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि क्रोम, वर्ड, गेम्स, पीपीटी एंड ऑल सब कुछ। फिर आ गया यूज़र, वो कौन है? आप, हम यूज़र्स हैं। अब बेसिकली समझ लो, हार्डवेयर एक कार का इंजन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर उसका ड्राइवर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया जीपीएस ऐप, और यूज़र हो गए हम जो डेस्टिनेशन चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर सिस्टम्स पे। पहले तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हम लोग डेली डेसिमल यूज़ करते हैं, 0 से 9 तक के डिजिट्स, पर कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में और भी सिस्टम्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जो हैं 4 नंबर सिस्टम्स मेरे: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अब डेसिमल में मेरा बेस होता है 10, डिजिट्स होती हैं 0 to 9। बाइनरी में मेरा बेस होता है 2, डिजिट्स होती हैं 0 और 1। ऑक्टल में मेरा बेस होता है 8, डिजिट्स होती हैं 0 to 7। हेक्साडेसिमल में मेरा बेस होता है 16 और डिजिट्स होती हैं 0 to 9 और A to F। अब सिंपल याद रखना, देखो डेसिमल में 10 है, मतलब हम ह्यूमंस के पास 10 फिंगर्स है ना, इसलिए डेसिमल का बेस 10 है। बाइनरी बाइसिकल से समझ सकते हो यार, 2 व्हील्स, 2 है बाइनरी। ऑक्टल, ऑक्टोपस, 8 लेग्स, बेस 8। हेक्स, 6 + 10 = 16 इज हेक्सागोनल। अब इसके एग्जाम्पल समझने के लिए हमें एक बार नोटबुक पे आना पड़ेगा। तो देखो, अब इसमें क्या होता है, मेरे को डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है, ठीक है। मेरा एग्जाम्पल है 13 सपोज, ठीक है। अब 13 मेरा डेसिमल में, इसको मैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूँगी? इसका सिंपल रूल होता है कि हम इस नंबर को रिपीटेडली 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उसका रिमाइंडर नोट डाउन करते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने 13 को 2 से डिवाइड करा तो मेरा रिमाइंडर क्या बचा? 1। अब 6 को मैंने 2 से डिवाइड करा तो मेरा रिमाइंडर क्या बचा? 0। अब 3 को मैंने 2 से डिवाइड करा तो मेरा रिमाइंडर क्या बचा? 1। अब 1 को 2 से डिवाइड करा तो मेरा रिमाइंडर क्या बचा? 1। अब इसमें मेरे को क्या करना है, इसको मुझे टॉप बॉटम टू टॉप पढ़ना है। अब मैंने इसको बॉटम में क्या है, मेरा 1 है सबसे पहले, फिर से 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। अब ये मेरा क्या होगा, 13 को, मतलब इस 13 नंबर को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करा तो मेरा आंसर आया 1, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। अब इसका बेस क्या हो जाएगा मेरा? 2, क्योंकि इसका बेस क्या है? 10। ये डेसिमल है, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से अब हम चलते हैं 25 पे। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे 25 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैं कैसे करूंगी? 25 को मैंने करा 2 से डिवाइड, ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर क्या बचा? 1। अब 12 आया, 12 को फिर से करा 2 से डिवाइड, 6, रिमाइंडर क्या बचा? 0। अब 6 को फिर से करा 2 से डिवाइड, रिमाइंडर क्या बचा मेरा? 0। 3 को करा 2 से डिवाइड,
रिमाइंडर बचा 1, 1 को करा 2 से डिवाइड, रिमाइंडर बचा 1। अब इसको फिर से बॉटम टू टॉप लेके जाओ, मतलब नीचे से ऊपर। इसका बेसिकली डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का रूल है, बॉटम टू टॉप रीड आउट करना। अब मैंने इसको करा, मेरा ये क्या था 25, इसका बेस 10। अब अगर इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया तो 1 1 0 0 1, इसका बेस हो गया 2। गॉट इट? तो ये था मेरा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हम आ जाते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पे। ये तो हमने पढ़ लिया अपना डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हम पढ़ रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब इसमें सबसे पहले मेरे पास है 1 1 0 1 और 2। पहले हम ये समझते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल हम कन्वर्ट करेंगे कैसे। अब देखो, इसमें हमारा सिंपल होता है, हर डिजिट को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है, हर डिजिट को उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, 2 की पावर से, मतलब 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें समझाऊं, मान लो मेरी पोजीशन है 0, तो मेरी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब 2 की पावर 1 हो जाएगी। अगर है 1 तो हो जाएगी 2, अगर है 2 तो हो जाएगी 4, अगर है 3 तो हो जाएगी 8, 4 है तो 16, 5 है तो 32, 6 है तो 64। अब देखो, ये तो मैंने तुम्हें एक बेसिक आइडिया दे दिया कि अगर मेरी ये पोजीशंस हैं तो मेरी वैल्यू ये हो जाएगी। अब हम अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। 1 1 0 1 के बेस 2 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम वो कैसे करेंगे। अब देखो, इसको लिखते हैं 1 1 0 1, ठीक है। अब इसकी पोजीशंस निकालो, इसकी पोजीशन देखो 0 1 2 3, यहां से शुरू करो, इसकी पोजीशन यूं जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। ये 1 लिखा, 1 इंटू 2 की पावर क्या हो गई, ये 3, प्लस 1 इंटू 2 की पावर क्या हो गई 2, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। अब इसको कैलकुलेट करो, 2 की पावर 3 है, 1 है, 2 की पावर 3 क्या हुई मेरी, 3 पावर थी ना, 8 हो गया, 8, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4, प्लस ये तो 0 है तो 0 ही आएगा, प्लस 1 इंटू 2 की 0, अब ये था मेरा 2 की 0, तो मेरा ये क्या बना, तो 1 इंटू 1 हो गया। अब करा मैंने, इसको प्लस करना है, 8 4 को प्लस करो 0 प्लस 1, 8 और 4 12 प्लस 1 13, तो मेरा 1 1 0 1 बेस 2 का डेसिमल क्या बना, 13 का बेस 10। समझ रहे हो? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आ जाते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपना। 1 0 1 0 1 बेस की पावर 2। अब इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं 1 0 1 0 1, ठीक है ना, 1 0 1 0 1। अब इधर से लिखना शुरू कर दो, 0 1 2 3 4, ठीक है। किस तरीके से, इस तरीके से, ये क्या है मेरी पोजीशन, ठीक है। अब देखो, अब हम इसका कैलकुलेशन शुरू करते हैं। पहले क्या है मेरा, 1 इंटू 2 की पावर 4, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1, प्लस 1 इंटू क्या बना, 2 की पावर 0। अब देखो, 1 इंटू 2 की पावर 4, मतलब क्या है ये मेरा 16 है, 16 हो गया, प्लस ये तो 0 हो गया,
तो इसको तो रहने देते हैं। ये 4 हो गया, प्लस ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब अगर मैं इसका टोटल करूं तो 16, 420 प्लस 1 21। तो मतलब 10101 बेस 2 इज इक्वल्स टू, मेरी इसकी वैल्यू क्या बनी, 21 का बेस 10। तो समझ आ गया। आई होप बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन भी अब क्लियर हो गया हो। अब हेक्साडेसिमल में मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास 0 to 9 होता है, उसके बाद A to F होता है। ठीक है, अब 0 to 9 के बाद A to F कैसे आएगा? देखो, हमारे पास होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखो 0 to 9 तो हम गए नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या हुआ, A B C D E और F, जिसको हम इस तरीके से कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल के लिए अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं तो वो ये होता है कि एक हेक्स की डिजिट हमारी 4 बिट्स की होती है। अब तुम कहोगे 4 बिट्स मतलब, तो वो देखो, मान लो मेरे पास 0 है, ये वाला 0। ठीक है, तो मेरा इसका, ये मेरे पास हेक्स में है। अगर मैं इसका बाइनरी देखूं तो ये मेरे पास 0 है, इसका बनेगा 1 2 3 4। अब बाइनरी में हम खेल तो 0 और 1 में ही रहे ना, इसके अलावा तो हम किसी चीज पे नहीं जा रहे। तो 0 और 1 में ही हमारे इसके वो बनेंगे। अब सबसे पहले इसके लिए एक चीज देखो, इफ 0 प्लस 0 करा तो मेरा बनता है 0। इफ 0 प्लस 1 करा तो मेरा बनता है 1। इफ 1 प्लस 0 करा तो मेरा बनता है 1। और इफ 1 प्लस 1 करा तो मेरा बनता है 10। ये रूल तो याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी एक टेबल होती है। ठीक है, अगर वो टेबल मैं तुम्हें दिखाऊं तो उसमें क्या होता है, 1 में आ जाता है मेरा 0 0 0 1, 2 में आ जाता है मेरा 0 0 1 0, 3 में आ जाता है मेरा 0 0 1 1, 4 में आ जाता है मेरा 0 1 0 0 एंड सो ऑन। अब वो सो ऑन वाला मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे होती है। मान लो ये 0 0 1, अब ये तुम याद तो रखोगे नहीं, ये पूरा पता है कहाँ तक जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 तक। अब इतनी टेबल तुम याद तो नहीं रखोगे ना। और अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूं तो ये पता है कैसे जाएगी, मैं कर ही देती हूँ, रुको। 4 तक मैंने लिख लिया था, 5 पे चलते हैं। 5 हुआ मेरा, अब ये 10 क्या है मेरा, A है। 11 क्या है मेरा, B है। 12 C है, ये B है, ये E है और ये F है। अब A की वैल्यू क्या हुई मेरी, B की हुई, C की हुई, D हुआ, E हुआ। अब तुम कहोगे कि ये सब इतनी बड़ी टेबल को मैं याद कैसे करूं, तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो इसका तरीका क्या है, मैंने तुम्हें ये बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतने को याद कर लेना, समझ लेना अच्छे तरीके से। अब देखो मेरा इसमें पहला क्या है, तुम्हें पता चल गया कि 0 की वैल्यू ये होती है। अब तुम 1 की निकालनी है। अब तुम देखना इसमें क्या करेंगे हम, +1। 0 + 1 क्या बोला था मैंने, 1। किसकी वैल्यू आ गई है, 1 की। अब मुझे निकालनी है 2 की, मैंने किया फिर से +1। अब मैंने बोला 1 + 1 मैंने क्या लिखा था, 10। 1 गया ऊपर, अब 1 + 0 हो गया ना ये, तो 1 + 0 भी क्या होता है, 1, फिर 0 0। ये किसकी वैल्यू हो गई, 2 की। तुम यहाँ से चेक कर सकते हो, ये देखो। अब मैंने इसमें फिर से 1 प्लस करा, मैंने बोला 0 + 1 मैंने क्या बोला था, 1 होता है। फिर 1
फिर 0 0, ये हो गई 3 की वैल्यू। अब इसमें भी मैंने +1 करा, 1 + 1 क्या बोला था मैंने, 10 होता है, 0 1 गया ऊपर, 1 + 1 फिर से 10 होता है, 0 1 गया ऊपर, 1 + 0 1, ये 0, ये किसकी हो गई, 4 की। चेक कर लो, देखो। तो इस तरीके से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? आई होप इट्स क्लियर। तो अब हम चलेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के क्वेश्चंस पर। अब देखो, अब इसमें मेरा क्वेश्चन है पहला 3F16। अब हेक्साडेसिमल है तो 16 तो उसका बेस होएगा ही होएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? अब 3 की वैल्यू और F की वैल्यू इस टेबल के हिसाब से फाइंड आउट कर लो। अब इस टेबल में 3 की वैल्यू क्या है मेरी, 0 0 1 1, तो यहाँ मेरी 3 की वैल्यू क्या हो गई, 0 0 1 1। अब F की वैल्यू निकालनी है। अब F की वैल्यू क्या है मेरी, ये देखो, 4 बार 1 तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे मेरे को निकालनी किसकी है, 3F बेस 16, तो मेरी वैल्यू क्या बनी, अब इन दोनों को जोड़ दो, 0 0 1 1 1 1 1 1, और इसका बेस क्या हो गया, 2। ये मेरा कन्वर्जन हो गया, बस। तो तुम्हें बेसिकली क्या याद रखना है, क्या करना है, इस टेबल को समझना है, दैट्स इट। ये टेबल जहां तुम्हें क्लियर हुई वहां पे तुम्हारा इसका सॉल्यूशन बहुत इजीली निकल जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, A5 का बेस 16। अब मुझे इसमें वैल्यू किसकी चाहिए, A की चाहिए और 5 की चाहिए। तो मेरे A की वैल्यू देखो, A की वैल्यू क्या है, ये रही। A की वैल्यू क्या है, 1 0 1 0। 5 की वैल्यू क्या है, ये देखो, 0 1 0 1 0 1 0 1। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिख दूं, A5 16 1 0 1 0 0 1 0 1, तो ये मेरा हो गया बेस में 2। तो ये मेरा कन्वर्जन डन है, बस यही था इसमें। आई होप हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन भी आपको क्लियर हो गया हो। अब हम आ जाते हैं ऑक्टल टू बाइनरी पर। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारे पास सिर्फ कितनी 8 डिजिट बोली थी, 8 ऑक्टोपस के पैर, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, ये डिजिट्स होती है। अब इसका भी एक टेबल होता है, लाइक मान लो मेरे पास ऑक्टल में वैल्यू है और ये है मेरा बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। इसमें याद रखना, जैसे मैंने हेक्साडेसिमल में तुम्हें बोला था 1 हेक्स डिजिट इज इक्वल्स टू 4 बिट्स, इसी तरीके से ऑक्टल में क्या होता है मेरे पास, 1 ऑक्टल डिजिट इज इक्वल्स टू 3 बाइनरी बिट्स। अब समझना, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यही डिजिट्स मैंने यहाँ पे लिखी है। अब इसका हम रूल कैसे बनाएंगे, ये मेरा बाइनरी है, ये वाली टेबल पर आ जाओ वापस। इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बता रही हूँ, इससे तुम लोग का ये पूरी टेबल बनती है और जो हम अभी ऑक्टल की टेबल बनाने जा रहे हैं ये भी पूरी टेबल बनती है। अब देखो वो कैसे होगा, ये चीज देख लो अच्छे तरीके से, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला 3 बाइनरी बिट्स, तो मेरा पहले 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 2 3 3 0। अब मैंने सेम ये वाला रूल यूज करना है, इसमें मैंने 1 प्लस करा, मेरे 1 की वैल्यू क्या बनेगी, 0 0 0 + 1 क्या बताया था, 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। अब इसी तरीके से 2 के लिए भी मैंने किया +1, तो 1 और 1 मेरा क्या होता है 10, 0 1 गया ऊपर, 1 + 0 1 + 0 क्या होता है 1, और यहाँ 0, तो मेरे 2 की वैल्यू क्या हो गई 0 1 0। सेम यही चीज फॉलो हो रही है और ये टेबल बन रही है। मैं इसके आगे के भी लिख देती हूँ इसी तरीके से। मेरे 3 की वैल्यू बनी 0 1 1, 4 की बनी 1 0 0, 5 की बनी 1 0 1, 6 की बनी 1 1 0, एंड 7 की क्या बनी मेरी 1 1 1, ठीक है। तो ये है मेरी ऑक्टल टू बाइनरी की टेबल। अब सेम जिस तरीके से हमने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किया था, वही इस टेबल को देखते हुए हमें इसको करना है। अब 5 2 का बेस 8 है, अब मुझे 5 की वैल्यू चाहिए और 2 की वैल्यू चाहिए, तो मेरे 5 की वैल्यू क्या है, ये देखो 1 0 1, और मेरे 2 की वैल्यू क्या है 0 1 0।
तो मेरा ये था 5 2, इसका बेस था 8। अब मैंने इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। क्या कंबाइन बनना मेरा? 1 0 1 0 1 0, बेस हो गया 2। ये मेरा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 73 8, 7 3 की वैल्यू, 7 की वैल्यू क्या है? 111, और 3 की वैल्यू क्या है? 011। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, 7 3 बेस 8, इन दोनों को ज्वाइन करा, 1 1 1 0 1 1, बेस बना 2। ये मेरा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन खत्म। तो ये था नंबर सिस्टम का कन्वर्जन्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी कोड्स, ASCII और यूनिकोड। अब अगर कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है, तो जब मैं कीबोर्ड पे A प्रेस कर रही हूँ तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि A प्रेस हुआ है? अब इसका आंसर है बाइनरी कोड्स के थ्रू। मतलब बाइनरी कोड्स का एक फॉर्मूला होता है, n बिट कोड फॉर्मूला। अब देखो, अगर तुम ये बाइनरी कोड्स वाली टेबल में देखो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि n बिट्स की में मैंने लिखा हुआ है 2 की पावर n यूनिक कोड्स, 1 बिट हो गया 2 कोड्स, 2 बिट हो गया 4 कोड्स, 3 बिट्स हो गया 8 कोड्स। ठीक है, अब 7 हो गया 128, 8 हो गया 256। मतलब अब इस चीज़ को दिया कैसे ये समझना। 2 बिट्स से मतलब हो गया 0 0 0 1 1 0 और 1 1। मतलब 0 1 से मैं कितने कॉम्बिनेशंस बना सकती हूँ? 0 1 से 0 0 बन सकता है, 0 1 हो गया, 1 0 हो गया और 1 1 हो। मतलब 2 बिट्स से मेरे 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। इसको एक बार हम समझ लेते हैं। अब हम आए ASCII पे, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब 7 बिट कोड से मेरे बने 128 डिफरेंट करेक्टर्स। ठीक है, बेसिकली प्रैक्टिस में हम 8 बिट को यूज़ कर, पैरिटी बिट के साथ होता है। 33 कंट्रोल करेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एंटर, टैब, बैकस्पेस। 94 मेरे प्रिंटेबल करेक्टर्स होते हैं, A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9 और सिंपल्स। अब देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे कि A इज इक्वल्स टू 65। मान लो, अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। जब तुम ईमेल में हेलो लिखते हो, कंप्यूटर एक्चुअली स्टोर क्या कर रहा है? ये हुए मेरे ASCII कोड्स। अब आ जाते हैं ASCII पर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल A B C, जिसमें A की वैल्यू मेरे पास 65 है, B मेरे पास 66 है, C मेरे पास 67 है। वहीं स्मॉल A मेरे पास 97 है, स्मॉल B 98 है, स्मॉल C 99 है, और 0 1 2 0 मेरे पास 48 है, 1 मेरे पास 49 है एंड 2 मेरे पास 50। तो ये हो गई मेरी एस्काई कोड्स की वैल्यू। ठीक है, अब इसको अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाऊं, तो मैंने बोला था हेलो। ठीक है, अब पहले मैं तुम्हें हाई का दिखाती हूँ। मान लो मैंने हाई भेजा। ठीक है, अब हाई में मेरे पास H होता है 72 और I होता है 73। ठीक है, अब इसको कंप्यूटर समझता है कैसे? तो कंप्यूटर इसको बाइनरी में चेंज करता है, उसके बाद वो उसको बाइनरी में ही स्टोर करता है। अब अगर तुम कहो कि H को मैंने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया होगा, राइट, ये क्वेश्चन आएगा ना। तो देखो, अगर मैं इसको 72 को तुम्हें बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाऊं, तो अगर मैं तुम्हें 72 को बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाऊं तो कैसे करूंगी? 72 को मैंने डिवाइड करा 2 से, 36, मेरा रिमाइंडर आया 0। 36 को मैंने 2 से डिवाइड करा 18, मेरा रिमाइंडर फिर आया 0। 18 को मैंने 2 से करा 9, मेरा रिमाइंडर फिर 0 आया। 9 को मैंने 2 से करा, मेरा रिमाइंडर 1 आया। 4 को मैंने 2 से करा, मेरा रिमाइंडर 0 आया। 2 को मैंने 2 से करा,
मेरा रिमाइंडर फिर 0 आया। 1 को मैंने 2 से करा, मेरा रिमाइंडर 1 आया। अब इसको बॉटम टू टॉप ले गई तो 72 का मेरा बाइनरी क्या बनेगा, नीचे लिख लेती हूँ 100100। तो मेरा इसका बाइनरी क्या बना 100100। इस तरीके से मेरा बाइनरी बन रहा है। ठीक है, सेम गोज फॉर 73, इसका बाइनरी भी इसी तरीके से बन जाएगा। तो अब कंप्यूटर इसको स्टोर कर कैसे रहा है, बाइनरी फॉर्म में जाके, समझ रहे हो। अब ASCII में ओरिजिनल 7 बिट का कोड होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स है ना, वो 8 बिट तक स्टोर कर लेते हैं, यानी कि 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे मेरा इसका बाइनरी क्या बन रहा है 100100, इसके लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक 0 ऐड ऑन कर देते हैं। लेकिन इसका और इसका मीनिंग क्या है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके बीच में, इसका मीनिंग एकदम सेम है। अब होता क्या है, वो मेरी 7 बिट की ASCII वैल्यू ये हो जाती है, ये 100100। लेकिन 8 बिट मेरा स्टोरेज जो होता है वो हो जाता है मेरा 01001000। समझ आया, दोनों सेम वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। अब बेसिकली तुम्हें याद क्या रखना है, कोई मेरे पास करेक्टर है, ये मेरा ASCII कोड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ये मेरा बाइनरी में हो गया, ये याद रखना है। ये इस तरीके से कुछ सेव होता है। अब मैंने तुम्हें हेलो बोला था, तो वो पहले मेरा ASCII कोड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो सेव किस में जाके होगा, बाइनरी के अंदर। बस ये प्रोसेस है। अब हम चलते हैं यूनिकोड पे, मतलब यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। अब आता है ASCII सिर्फ इंग्लिश के लिए था, दुनिया में और भी लैंग्वेजेस हैं, तो यूनिकोड 1,07,000 प्लस करेक्टर्स को सपोर्ट करता है, मतलब 90 प्लस स्क्रिप्ट्स हैं, हिंदी, अरेबिक, चाइनीज़, जापानीज, सब कुछ। अब इनकी इनकोडिंग कैसे होती है, जैसे कि UTF-8 है, इसमें 1 to 4 बाइट्स, ये बहुत ही कॉमन है। UTF-16 हो गया, इसमें हो गई 2 to 4 बाइट्स। CS2 2 बाइट्स, ये तो बहुत ही पुराना है। अब मान लो मैंने हिंदी का क लिख दिया यूनिकोड में, तो उसका कुछ कोड है, इसलिए व्हाट्सएप पे हिंदी में हम टाइप कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यूनिकोड यूज। अब देखो तुम्हें यूनिकोड भी बता देती हूँ एक बार। यूनिकोड में क्या होता है, इसने ना ठेका ले रखा है बेसिकली कि दुनिया के हर करेक्टर को एक यूनिक नंबर देगा, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने मान लो एक मैसेज करा व्हाट्सएप पे, हेलो विद इमोजी, इमोजी पे मत जाने का, ठीक है। अब ASCII क्या है इसमें, वो सिर्फ मेरे हेलो को समझेगा, इसको बाइनरी कन्वर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जो मेरा यूनिकोड है वो हेलो को तो समझेगा ही समझेगा, साथ में इमोजी को भी समझेगा। तो बेसिकली ये होता है मेरा यूनिकोड, समझ आया। और आज इंटरनेट पे 98% पेजेस UTF-8 को यूज़ करते हैं। अब इसमें सिंपल सी चीज़ याद रखना कि ASCII क्या हो गया, इंडिया में सिर्फ दिल्ली का मैप, और यूनिकोड हो गया पूरी दुनिया का मैप, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मतलब कंप्यूटर कैसे काम करता है एग्जैक्टली देखो, CPU एक बहुत ओबीडियंट है, वो वही करता है जो उसे बोला जाता है, वर्ड बाय वर्ड, और ये बोलना होता है मशीन इंस्ट्रक्शन के थ्रू, ठीक है। हर इंस्ट्रक्शंस के 2 पार्ट होते हैं, OP कोड मतलब क्या करना है, ऑपरेंड किस पर करना है। अब देखो OP कोड, अब तुमने बोला कि तुम्हें 2 रजिस्टर्स को ऐड करना है, रजिस्टर्स छोड़ो, नॉर्मल नंबर्स को तुम्हें ऐड करना है, लाइक 5 + 3, ठीक है। OP कोड क्या हो गया, ऐड, ऑपरेंड 1 हो गया 5, ऑपरेंड 2 हो गया 3, ठीक है।
अब कंप्यूटर से कहा 93 + 25 करो, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए होगा, ऑब्वियसली वो बाइनरी में लिखेगा, जैसे कि नीचे देखो मैंने लिखा है ओपी कोड टेबल में 000, तो ये हो गया एडिशन। तो उसके लिए पहले क्या होगा, ओपी कोड में ऐड करना है उसको, तो 000 ऐड करेगा वो। फिर वो 93 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, 25 को कन्वर्ट करेगा, फिर उसको ऐड करेगा। सब कुछ 0 1 में हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में क्या होता है। 4 स्टेप्स याद करने हैं, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और राइट बैक, ठीक है। अब समझो फेच क्या है, मतलब इंस्ट्रक्शन मेमोरी से उठाओ, यानी कि रेसिपी बुक से रेसिपी को पढ़ना। कोई रेसिपी बुक उठाई मैंने, उस पे से मैं रेसिपी को पढ़ रही हूँ। अब आता है डिकोड, मतलब समझो ये इंस्ट्रक्शंस क्या कहती हैं। शेफ़ रेसिपी पढ़ रहा है, प्लान बना रहा है। फिर आता है एग्जीक्यूट, मतलब एक्चुअली काम हो रहा है, खाना बन रहा है। फिर आता है राइट बैक, मतलब रिजल्ट को स्टोर करा, प्लेट में रखा यानी कि, और टेबल पे लगा दिया। तो यही चीज़ होती है। अब जो मेरे मॉडर्न सीपीयूज़ होते हैं ना, वो 400 से 500 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैंडल कर सकते हैं, मतलब 500 अलग अलग काम कर सकता है एक सीपीयू। इसका मैं अगर तुम्हें एडिशन वाला एग्जांपल दूँ इंस्ट्रक्शन साइकिल का, 5 + 3 को हमें ऐड करना है, ठीक है। अब फेच ने क्या करा, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन ली कि 5 और 3 को ऐड करना है। डिकोड में सीयू ने समझा कि ये ऐड का इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद एग्जीक्यूट में मेरा एएलयू ने उस चीज़ को एग्जीक्यूट करा, 5 + 3 मेरा 8 हुआ, उसको कैलकुलेट करा, और राइट बैक में उसको 8 को रजिस्टर में स्टोर कर दिया और फिर वो स्क्रीन पे दिखा दिया। रजिस्टर मेरा टेम्पररी वैल्यू स्टोर करता था, ये तो याद होगा। अब आते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ सीपीयू एंड देयर रोल पे, मतलब सीपीयू के एलिमेंट्स को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। अब आ गया कंट्रोल यूनिट, सीयू द मैनेजर, इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन कंट्रोल करेगा, टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करेगा, फेच साइकिल को इनिशिएट करेगा। मतलब सीयू मेरे 3 टाइप्स के होते हैं, हार्डवायर्ड, पीएलए और माइक्रो प्रोग्राम। हार्डवायर्ड में हुआ आरआईएससी प्रोसेसर्स, फास्ट है, सिंपल है। पीएलए हुआ प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, मिडिल ग्राउंड है। माइक्रो प्रोग्राम हुआ सीआईएससी प्रोसेसर, यानी कि फ्लेक्सिबल और कॉम्प्लेक्स। अब अगर मैं बताऊं तुम्हें आरआईएससी वर्सेस सीआईएससी, मतलब आरआईएससी में सिंपल इंस्ट्रक्शंस है, फास्ट है। सीआईएससी में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हैं, पावरफुल है। अब इंटेल जो प्रोसेसर्स होते हैं वो मेरे सीआईएससी होते हैं, और एआरएम जो मोबाइल में होते हैं वो होते हैं मेरे आरआईएससी। अब आते हैं हम एएलयू पे, मतलब अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। ये है मेरा वर्कर, क्या कर रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ। लॉजिक परफॉर्म कर रहा है एंड और नॉट जोर, इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों पे काम करता है। अब एएलयू के स्पेशल रजिस्टर्स कौन से हैं, एक्यूमुलेटर, फ्लैग्स रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर। एक्यूमुलेटर क्या है, रिजल्ट को टेम्पररी स्टोर कर रहा है। फ्लैग रजिस्टर क्या है, स्टेटस बता रहा है कि ओवरफ्लो हुआ, रिजल्ट 0 आया। स्टेटस रजिस्टर क्या है, प्रोसेसर की करंट स्टेट बता रहा है। अब अगर मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल बताऊं, 15 एंड 9 किया, उससे क्या होगा, 15 हुआ मेरा 4 बार 1, 9 हुआ मेरा 1001, एंड कर दिया मैंने तो इसका आया मेरा 1001, मतलब 9। अब आया रजिस्टर्स, द नोटपैड। सीपीयू के अंदर होती है मेरी फास्ट मेमोरी। यूज़र विजिबल रजिस्टर्स हैं, प्रोग्रामर यूज़ करता है टेम्पररी डेटा के लिए। कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स प्रोसेसर ऑपरेशंस कोऑर्डिनेट करते हैं। अब मेमोरी हायरार्की याद रखना, रजिस्टर्स, कैशे, रैम, हार्ड डिस्क। अब आता है मेरा सिस्टम बस, सीपीयू को सबसे कनेक्ट करता है, मतलब डेटाबेस हो गया मेरा एक्चुअल डेटा 0s और 1 में। एड्रेस बस हो गया मेरा मेमोरी एड्रेस, मतलब कहाँ से डेटा लेना है, कहाँ देना है। कंट्रोल बस हो गया मेरा कंट्रोल सिग्नल्स, यानी कि रीड राइट जो भी कमांड्स हैं वो। अब इसको समझ लो, बस हो गई मेरी एक हाईवे की तरह। डेटा बस पे गाड़ियाँ चलती हैं, मतलब डेटा। एड्रेस बस बताता है कहाँ जाना है। कंट्रोल बस ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह कंट्रोल करता है।
अब आते हैं मॉडर्न परफॉर्मेंस ट्रेंड्स पे, मतलब ऑन चिप कैशे और मल्टी कोर। सीपीयू के बहुत पास थोड़ी फास्ट मेमोरी होती है, मतलब फ्रीक्वेंटली यूज डेटा वहाँ पे रहता है ताकि बार बार रैम तक जाना ही ना पड़े। एग्जाम्पल, क्रोम बार बार खोलते हो तो कैशे में स्टोर होगा ना, जल्दी जल्दी ओपन होगा। तो ऐसे ही मल्टी कोर में क्या होता है, एक ही चिप पे मल्टीपल प्रोसेसर चल रहे हैं, पैरेलली काम कर रहे हैं। मतलब क्वाड कोर हो गया जो फ़ोन में आता है, एक साथ 4 काम कर सकता है, म्यूज़िक, व्हाट्सएप, कैमरा, ब्राउज़र सब एक साथ। ये हो गया मेरा मल्टी कोर। अब आते हैं इसके क्विक की टेक अवेज पर, जिसमें है मेरा कंप्यूटर कंपोनेंट्स में हमने पढ़े सीपीयू, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट। सीपीयू में 3 चीज़ें, सीयू मैनेजर, एएलयू वर्कर, रजिस्टर्स हो गए जो टेम्परेरी डेटा स्टोर कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा बाइनरी, नंबर सिस्टम्स, एन बिट कोड्स। नंबर सिस्टम्स में हमने पढ़ा डेसिमल 10, बाइनरी 2, ऑक्टल 8, हेक्स 16। एन बिट कोड्स में 2n यूनिक कोड्स पॉसिबल होते हैं। ASCII में 7 बिट 128 करेक्टर्स होते हैं। यूनिकोड यूनिवर्सल है, 1,07,000 प्लस कैर्स हैं सब लैंग्वेजेस में, लाइक ASI दिल्ली का मैप हो गया और यूनिकोड वर्ल्ड का मैप हो गया। मशीन इंस्ट्रक्शंस, OP कोड, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2। इंस्ट्रक्शन साइकिल में फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक। CU में इंस्ट्रक्शंस कोऑर्डिनेट करता है, ALU अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। थैंक यू।